शौर्य वाणी को गुस्से में कहीं ले जा रहा था। उसने इतनी कस कर वाणी का हाथ पकड़ रखा था कि उसके हाथ की चूड़ियां टूटकर जमीन पर बिखर रही थी और साथ ही कुछ टुकड़े उसके और शौर्य दोनों के हाथ में चुभ दोनों के खून एक दूसरे से मिलकर नीचे गिर रहे थे। शौर्य के ऐसे करने पर वाणी तो एक पल के लिए सुन्न पड़ जाती है, पर कुछ कदम चलने पर उसे होश आता है कि शौर्य की पकड़ का वो अपने हाथों को देखती है जहां उससे अब काफी दर्द फील हो रहा था। लेकिन शौर्य के गुस्से को देख वाणी कुछ कह नहीं पा रही थी। शब्द जैसे उसके गले में ही अटक से गए थे। उसका दिल दिमाग दोनों सुन्न पड़ चुका था। शौर्य वाणी को अपने साथ छत के बैकयार्ड की तरफ ले जाता है और उसका हाथ झटक कर उसे अपने करीब खींचता है, जिस पे वाणी की धड़कनें डर से बढ़ने लगती हैं। शौर्य वाणी का झुका हुआ सिर अपने दूसरे हाथ से उसके जबड़े जकड़ते हुए ऊपर उठाता है। वाणी उसके ऐसे करने पर सीधा उसकी आंखों में देखने लगती है। शौर्य की आंखों में नफरत, गुस्सा और साथ ही कुछ पुराने दर्द थे जो वाणी साफ देख सकती थी। शौर्य गुस्से में कहता है, तुम्हें कितनी बार समझाना पड़ेगा, दूर रहो मुझसे और मेरी जिंदगी से और साथ ही मेरे घर के मामलों से। तुम बस यहाँ सिर्फ मेरे दादाजी की ख्वाहिश पे टिकी हो, वरना तुम जैसी को तो मैं अपनी आंख उठाकर भी ना देखता। मेरे घर वालों के मामले में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है और खबरदार मेरे या मेरे से जुड़े किसी भी इंसान के अतीत में झांकने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जो तुम अच्छी बहू बनने का नाटक कर रही हो ना, यही करो बस। तुम सबको बेवकूफ़ बनाती रहो, तुम सबको धोखा दे सकती हो, पर मेरे सामने ये सारा नाटक नहीं चलेगा। वक्त ख़त्म होते ही मैं तुम्हें इस घर और सबकी ज़िंदगी से ऐसे फेंक दूंगा कि किसी को तुम्हारी कभी याद भी नहीं आएगी। ये जो अच्छा बन के यहाँ के ऐशो आराम पर हमेशा के लिए राज करना चाहती हो ना, ये बस तुम्हारा सपना ही रह जाएगा। तुम जैसी लड़की को मैं अच्छे से जानता हूँ, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ, और साथ ही पैसों के लिए कुछ भी कर जाए। तुम जैसी का तो कोई ईमान नहीं होता, आज किसी की तो कल किसी और की। लेकिन जब तक इस ओबराय परिवार की बहू होने का नाम तुमसे जुड़ा है, याद रखना, इसकी इज्जत पर जरा भी आंच नहीं आनी चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो वो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी पल होगा। इतना बोल शौर्य झटके से वाणी को छोड़ देता है और वहां से निकल जाता है। शौर्य ने एक बार भी नहीं देखा कि वाणी किस हाल में है। वहीं वाणी शौर्य के शब्द से काफी हर्ट हुई थी। वो बस अपनी धुंधली आंखों से शौर्य को जाता देख रही थी। बादल काफी जोर से गरज रहे थे। तेज हवाएं जैसे सब कुछ उड़ा कर ले जाने के फिराक में थी। कुछ देर में काफी तेज बारिश भी होने लगी। बारिश के साथ साथ वाणी के आंसू थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सुरेश जी अपने कमरे की खिड़की के बाहर बारिश को देखते हुए खामोश खड़े थे और साथ ही प्रकाश जी उनके सामने खामोश से अपने पिता को देख रहे थे। वो दोनों जब से कमरे में आए थे, प्रकाश जी ने ना कुछ कहा था, सुरेश जी ने भी कुछ नहीं कहा था। सुरेश जी बाहर बारिश को देख एक दुखी स्वर में कहते हैं, उस दिन भी कुछ ऐसा ही तूफान आया था और हमारी तनुजा बहू अपने साथ ले गया। उनका ऐसा कहना प्रकाश जी की आंखों में नमी तैर गई, जैसे उनकी आंखों के सामने तनुजा का दर्द भरा चेहरा आ गया। दोनों उस पल जैसे कमजोर पड़ चुके थे। सुरेश जी अपने जज्बातों को काबू कर पलटकर प्रकाश जी को देखते हैं, लेकिन उस पर छुपा दर्द वो चाह कर भी छुपा नहीं पाते। प्रकाश, अगर तुमने अपनी पत्नी खोई है तो हमने भी हमारी बेटी जैसी बहू खोई है। शौर्य और ईशान ने अपनी माँ खोई है। जिस वक्त ईशान को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुमने उसे दोषी ठहराकर उससे खुद के नफरत की वजह से दूर कर दिया। ये तुम्हारी आज तक की सबसे बड़ी गलती है जिसे तुम सुधारना नहीं चाहते। और आज तुमने अपने बड़े बेटे से भी जिस लहजे में बात की, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं था। प्रकाश जी उनकी बात शांति से सुन रहे थे। वो शौर्य के बारे में सुन कुछ उखरते हुए बोलते हैं, लेकिन पापा, शौर्य ने मेरी तनुजा का सपना तोड़ना चाहा। मैं प्रकाश जी के इतना कहते ही सुरेश जी गुस्से में कहते हैं, शौर्य ने ऐसा कुछ नहीं किया है। आप शायद भूल रहे हैं, वो जितना कड़क हो, गुस्से में हो, लाख बुरा हो, लेकिन अब भी उनके अंदर तनुजा के संस्कार हैं, आदर्श हैं। वो कभी ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिससे उनकी माँ के नाम को ठेस पहुँचे। और रही
बात तनुजा के आश्रम की तो आपके जानने के लिए बता देता हूँ। आश्रम के जमीन के बगल वाले हिस्से में एक दलदल बन चुका है जो अब आश्रम के लिए खतरा बनते जा रहा है, और साथ ही आसपास कुछ ऐसी बीमारी और वनस्पति अभाव के कारण आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए खतरा हो चुका है। ये सारी बात जैसे ही शौर्य को पता चली, उसने आश्रम दूसरी बेहतर जगह शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया और साथ ही मुझसे इस बारे में बात की। वो भले ही पुराना आश्रम खाली कर रहा है, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों को नुकसान के लिए नहीं, उनकी भलाई के लिए। इस बात की खबर सिर्फ शौर्य और मुझे है। आश्रम में रहने वाले लोगों को कोई डर ना हो, इसलिए ये सारी बात उनसे छुपाई गई। शौर्य का इरादा अपनी माँ के सपने को तोड़ना नहीं, बल्कि उससे और फलता फूलता देखना है। आपकी तरह सबको अभी शौर्य गलत लग रहा होगा, लेकिन जिस दिन ये सारी सच्चाई लोगों के सामने आएगी, उन्हें तब शौर्य के फैसले पर नाज होगा। सुरेश जी अपनी बात पूरी कर प्रकाश जी की तरफ देखते हैं। वो अभी अपने सोच में गुम थे। उनके चेहरे के भाव से ये साफ था कि उन्हें अब अपनी गलती का पछतावा है। लेकिन अपने इतने सालों के दर्द के पीछे उसे दबाते हुए वो फिर से कहते हैं, लेकिन ये सारी बातें उसने मुझे कहनी चाहिए थी ना। आखिर वो आश्रम मेरे देख रेख में है, उसने मुझसे पूछना तक जरूरी नहीं समझा। उनकी बात सुन सुरेश जी उनकी बेवकूफ़ी पर हल्का हंस देते हैं और वो समझ जाते हैं कि इतने सालों के रिश्तों में पड़ी धूल ऐसे अचानक तो नहीं धुलने वाली। अब चाहे शौर्य लाख सही, लेकिन धूल पड़े चश्मे से तो सब धुंधला ही दिखेगा ना। वो ये सुन प्रकाश जी को देख कहते हैं, उसने मुझसे पूछा था और मुझे नहीं लगता कि अब तुम्हें मेरे फैसले पर भी सवाल उठाने की जरूरत है। सुरेश जी का ये कहना था कि प्रकाश जी को निशब्द कर दिया था। वो हर फैसले को नकार सकते थे सिवाय अपने पिता के। प्रकाश जी अपना सिर हाँ में हिलाते हुए वहां से चले गए। सुरेश जी आज ये सब देख काफी हर्ट थे, अंदर से परिवार के लिए टूट चुके थे। वो वहीं बेड पर आकर लेट गए। शौर्य अपने कमरे में काफी बेचैन सा बैठा था। जब से उसने वाणी को बुरा भला कहा था, उसके दिल में एक टीस सी उठ रही थी। शौर्य को समझ नहीं आ रहा था कि उसने किस हक से वाणी को इतना सुनाया। आखिर जब वो इसके लिए मायने नहीं रखती तो फिर वो किस हक से वाणी की हर छोटी छोटी हरकत पर रिएक्ट करता है। उसका वाणी के करीब किसी और को देखना बर्दाश्त नहीं, ना किसी का छूना उसे बर्दाश्त है, ना वाणी को खुद से ही दी हुई तकलीफ बर्दाश्त है। उस दिन वाणी के सुरेश जी से उसके अतीत से जुड़ा सवाल सुनते ही उसे एक अनजाना डर लग गया था कि वाणी कहीं उसके दर्द और तकलीफ से रूबरू ना हो जाए। इसीलिए उसने सुरेश जी को मना कर दिया कुछ भी कहने को। उसका दिल कर रहा था कि वो जाए वाणी के पास, उसके सीने से लगकर अपने कहे गए शब्दों के लिए माफ़ी मांगे। शौर्य खुद जानता था कि वो कितनी साफ दिल की है और उसके जैसा कोई नहीं। वो डरता था अपने जज्बातों को बयां करने से वो कमज़ोर पड़ जाएगा। वो सारे शब्द शौर्य वाणी को नहीं बल्कि खुद को समझा रहा था ताकि वो अपने जज्बात वाणी के लिए बदल सके, उससे नफरत कर सके। यही सब सोच शौर्य काफ़ी बेचैन था। उसे आज खाली कमरा काट रहा था। शौर्य से जब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो अपने क्लोजेट से एक महंगी वाइन की बोतल निकाल सोफे पर आ जाता है और एक ही बार में आधी बोतल घटक जाता है। शौर्य नशे में था, लेकिन उसने पीना बंद नहीं किया और नशे में बेहोश हो गया। आज काफ़ी सालों बाद शौर्य ने अपनी ऐसी हालत की थी। सुबह का वक्त सुरेश जी और ईशान खामोश हाल में बैठे थे। तभी सबकी नज़र सीढ़ियों से आते शौर्य पर पड़ी। वो रेडी होकर ऑफिस जा रहा था। चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, लेकिन लाल आंखों से साफ पता चल रहा था कि वो रात भर सोया नहीं। ईशान शौर्य को देख गुड मॉर्निंग कहता है, लेकिन शौर्य सबको इग्नोर कर वहां से बाहर जाने लगता है। तभी उसके कानों में सुरेश जी की आवाज़ आती है, जिससे उसके जाते कदम एक पल के लिए रुक जाते हैं। शौर्य, जाने से पहले नाश्ता कर लो। शौर्य बिना पलटे कहता है, नहीं दादाजी, मुझे ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग अटेंड करनी है। शौर्य कार में बैठ के वहां से निकल जाता है। शौर्य अपना सिर सीट से टिका एक ठंडी सांस भरता है। उसने जानबूझकर सुरेश जी की बात टाल दी ताकि उसका सामना वाणी से ना हो। इस वक्त वो गिल्टी फील कर रहा था। उसके अंदर वाणी का सामना करने का हिम्मत नहीं थी। वहीं सुरेश जी शौर्य के जाने के बाद अपने मन में कहते हैं, जानता हूँ कल की बात आपके दिल को दुख पहुंचा रही है, लेकिन ये भी जानता हूँ कि आप इतने कमज़ोर नहीं कि आपको कोई हिला सके। एक नौकर सबको नाश्ते के लिए बुलाता है। तभी ईशान कहता है, वैसे भाभी कहाँ है?
मुझे रात से दिखाई नहीं दी। तब एक नौकर अपने चेहरे पर घबराहट लिए हड़बड़ाते हुए उनके पास आकर कहता है, साहब साहब वो ऐसे बोलते हुए वो छत की ओर इशारा करता है। उसको इतना घबराया देख विनय उससे शांत करते हुए कहता है, क्या हुआ, तुम ऐसे इतना घबराए क्यों हो, क्या बात है, साफ साफ बोलो। नौकर घबराहट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हुए कहता है, साहब वो छोटी मालकिन छत पर बेहोश पड़ी है, वो कुछ बोल नहीं रही हैं। उसका इतना कहना ही था कि ईशान के हाथ से फोन छूट जाता है। वो घबराहट में नौकर के दोनों कंधों को लगभग झकझोरते हुए कहता है, क्या हुआ भाभी को, कहाँ है वो। नौकर ईशान के ऐसे रिएक्ट करने पर काफी सहम जाता है। उसके मुंह से कुछ बोल नहीं फूटते, बस उंगलियों से ऊपर की ओर इशारा करता है। ईशान ये देख जल्दी से उस नौकर को झटक कर ऊपर की तरफ भागता है। उसके पीछे लविश और विनय भी घबरा कर भागते हैं। सुरेश जी भी अपनी बूढ़ी कदमों से अपनी रफ्तार से भी अधिक मात्रा में चलते हैं। ईशान घबराते हुए छत पर आता है और इधर उधर वाणी को देखने लगता है। नौकर ईशान को बैकयार्ड के साइड ले जाता है। ईशान ने जब वाणी को छत पर बेहोश देखा तो घबरा गया। वो जल्दी से भागकर वाणी का सिर अपने एक हाथ से उठाकर वाणी के चेहरे को थपथपाते हुए उसे पुकारने लगता है, भाभी क्या हुआ आपको, भाभी उठो, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो भाभी। विनय और लविश भी अब तक वाणी के पास आ चुके थे। विनय वाणी की पल्स और सांसें चेक करते हुए कहता है, भाभी की सांसें बहुत धीमी चल रही हैं और काफी तेज बुखार है। लविश भी वाणी की हालत देख कहता है, भाभी के कपड़े भी गीले हैं, मतलब वो कल रात से यही है बारिश में। ईशान ये सब सुन और घबरा गया और वाणी के सिर को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, भाभी आपको कुछ नहीं हो सकता, माँ के जाने के बाद अब मैं आपको नहीं खो सकता, कुछ नहीं होगा आपको। ईशान चीख कर कहता है, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, भाई को भी बुलाओ। विनय ईशान को शांत करते हुए कहता है, ईशान शांत हो जाओ, एम्बुलेंस को कॉल कर दिया है, आती ही होगी, हम भाभी को पहले नीचे लेकर चलते हैं। तभी ईशान की नज़र अपने हाथ में लगे खून पर जाती है। ये देख वो घबरा जाता है, ये खून वाणी के सिर से बह रहा था। एम्बुलेंस अब तक नहीं आई थी। विनय ने सुरेश जी को संभालकर लविश दूसरी कार में ले आया। इस वक्त सुरेश जी का दिल काफी घबरा रहा था। उनके जहन में बारिश और उससे जुड़ी अतीत का वो ना मिटने वाला दर्द था। एक बार फिर से उनके जिंदगी में वो पुराना इतिहास लौट आया। आखिर वाणी को क्या हुआ था, क्या बच पाएगी वाणी, क्या हुआ था तनुजा जी के साथ जिससे पूरा ओबराय परिवार टूट गया। अपने गिल्ट से निकलने के लिए क्या करेगा शौर्य, जानने के लिए सुनते रहिए मजबूरी की शादी का अगला एपिसोड सिर्फ मीत स्टोरी यूट्यूब चैनल पर। अगला एपिसोड सुनने के लिए मीत स्टोरी चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।